हेलो फ्रेंड, लूसेंट के भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इससे पहले कि हमने अभी एक क्लास ही लूसेंट की भौतिक विज्ञान की क्लास को कंप्लीट किया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। यह है TRE 4.0 के लिए, TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और यहाँ आज हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और लूसेंट की सारी बुकों को या लूसेंट के सारी टॉपिक्स को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे A1 by 1 वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसमें शुरू करेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति में सबसे पहले आज हम जानेंगे कार्य के बारे में कि कार्य है क्या, कार्य क्या है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक या इसका SI मात्रक जूल होता है। अर्थात कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। और कार्य एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक जूल है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य कोई थीटा कोण बनाता है तो W बराबर F गुणे S cos थीटा होता है। W बराबर F cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? बल तथा विस्थापन के बीच बना कोण है। ऊर्जा है क्या है? ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल होता है। अर्थात जो कार्य का मात्रक होता है वही जूल का भी मात्रक होता है। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। तो कार्य का जो मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल है। और कार्य का मात्रक क्या है? कार्य के मात्रक को जूल कहते हैं। वही ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका भी मात्रक जूल है। और कार्य भी क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। तो हम इसके मात्रक को जरूर ध्यान रखेंगे कि इसका SI मात्रक और ये कौन सी राशि है, अदिश है या सदिश, इस पे ज़्यादा ध्यान देना की ज़रूरत है। और कार्य बराबर होता है F गुणे विस्थापन, अर्थात W बराबर F गुणे S, अर्थात दूरी S होता है। कार्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है K बराबर KE बराबर 1/2 यम v स्क्वायर हो जाता है। अर्थात के ये होता है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है और उस पर v वेग से चल रही है, वस्तु जो है v वेग से चल रहा है, तो गतिज ऊर्जा के E बराबर होता है ½ यम v स्क्वायर। वही स्थितिज ऊर्जा क्या है? जब किसी स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बना करके इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा या गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा PE बराबर, इसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और पोटेंशियल का P एनर्जी का E, तो PE बराबर होता है mgh होता है। क्या? PE बराबर होगा mgh। यम क्या है? यम द्रव्यमान है। g क्या है? g गुरुत्वीय
जनित त्वरण है और यच जो है ये ऊंचाई है। यम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण और यच क्या है, ये ऊंचाई है। तो हम यहाँ से किसी भी वस्तु का क्या निकाल सकते हैं, हम उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो ये ज़रूर आप इस सूत्रों को कैनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², वही स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी एक बराबर होता है mgh। तो आप इस फार्मूला को भी ज़रूर याद रखेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम, और इसमें जो उदाहरण दिया गया है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इनके उदाहरण को भी ज़रूर याद रखेंगे। इसमें जैसे कि बांध बना करके इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा यहाँ पर कौन सी ऊर्जा कार्य करती है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है। वही घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, इसमें कौन सी ऊर्जा संचित है। एग्जाम में ऐसे उदाहरण पूछता है तो आपको बताना है कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा संरक्षित करने वाले कुछ उपकरण, अब यहाँ पे उपकरण हैं जैसे कि जो डायनेमो होते हैं, डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूब लाइट है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर, विद्युत मोटर हैं ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या है, सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, अर्थात जो कैनेटिक एनर्जी होता है, कैनेटिक एनर्जी के ई बराबर होगा, के ई बराबर P⁴ अर्थात के ई बराबर संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, तो कैनेटिक एनर्जी के ई बराबर है P²/2m। यम क्या है, द्रव्यमान है और P है क्या, संवेग। P क्या है, संवेग। संवेग P बराबर क्या होता है, संवेग जो P बराबर होता है mv, अर्थात संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। शक्ति अथवा पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता के द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति जो है W/t होगी। शक्ति का जो यसाई मात्रक होता है ये वाट कहलाता है। शक्ति का यसाई मात्रक ये वाट है जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं और जिसे जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया, अर्थात जेम्स वाट एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर यसाई के मात्रक को वाट रखा गया था। अर्थात यहाँ पे जो शक्ति जो होती है, शक्ति बराबर होगा W/t। W क्या है, W कर्ता के द्वारा किया गया कार्य है और समय t समय में किया गया कार्य, तो ये शक्ति है उस वस्तु का। अर्थात शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य को हम जूल में लिखते हैं तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे हम वाट भी कहते हैं। एक शक्ति बराबर कितने अर्ग सेंटीमीटर, तो ये 10⁻7 अर्ग प्रति सेंटीमीटर होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1000 वाट के ये बराबर होता है।
वही 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट के बराबर। 1 मेगावाट बराबर कितना होगा? तो 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 ये वाट होता है। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, वही 555 एफ फिट माइनस 1 BS। 746 गुणे 10 के पावर 7 अर्ग पर सेंटीमीटर, तो 1 किलोवाट बराबर 1.34 हाउस प्रेशर। वाट सेकंड, 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट गुणे 1 सेकंड मिल करके 1 जूल का निर्माण करते हैं। और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल और 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट घंटा अथवा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इसके किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर से शक्ति के मात्रक हैं। हॉर्स पावर ये किसके मात्रक हैं? शक्ति के। तो WS, kWh कार अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं, जहाँ यस लगा दिए। गुरुत्वाकर्षण क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ये किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंडों जिनके द्रव्यमान यम तथा यम2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार इनके बीच से लगने वाला बल ये आकर्षण बल है। अर्थात F बराबर होगा G m1 गुणे m2 बटे r स्क्वायर। G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका जो मान होता है ये 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होता है। कितना होता है? 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में दिया था। अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में दिया। गुरुत्व क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी है तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वजनित त्वरण जी का जो स्मॉल जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान 9.8 होता है, वही अगर कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 के पावर -11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वजनित त्वरण जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। तो जी के मान में कहाँ परिवर्तन, एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर इम्पॉर्टेंट पे टिक कर लेंगे। तो पृथ्वी की सतह से क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अर्थात जब हम पृथ्वी के ऊपर जाएं या नीचे जब जाएंगे तो जो स्मॉल जी का मान ये घटता जाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल जी का मान महत्तम होता है। तो अगर पृथ्वी की ध्रुव की बात किया जाए तो पृथ्वी का ध्रुव कहाँ पर होगा? तो यह अगर ग्लोब है, अगर कहीं पे ग्लोब है तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यही कहलाते हैं। तो जैसे जैसे ये पृथ्वी के ध्रुव पर जी का जो मान होगा, अर्थात यहाँ पर जी का मान, यहाँ पे जी का मान क्या होगा, ये नीचे जाने पर जी का मान घटता जाता है और पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता। तो यहाँ पर जो ध्रुवों पर जी का मान, स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा होगा और वही विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा
जो बीचों बीच में होती है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, वही पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घट करके 1.4 घंटे की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो स्मॉल जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर से सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। लिफ्ट में पिंड का भार। जब लिफ्ट ऊपर की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अब यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस ऐसे ही थोड़ा थ्योरी टाइप एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन को डाल दिया जाता है, जिसके उत्तर देने में ज़्यादा से उसमें एक से अधिक सही लगते हैं। तो ये आप तभी सही कर पाएंगे जब पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, तभी आप प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं और इसके मात्रक ये ज़रूर आप याद रखेंगे। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड की जो भार होता है ये बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य, यही भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का वितरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठ करके उसकी छत से जा लगेगा। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर कक्षा पर परिक्रमा करते हैं। सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। सूर्य जो है ये ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल टी कहते हैं। परिक्रमण काल का जो वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जो परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक। उदाहरण सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, इसीलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण हैं। उपग्रह क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। कहने का मतलब उपग्रह किसे कहते हैं? जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। उपग्रह का कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह की जो कक्षीय का चाल होती है, यह उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी
पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी से जितना उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह जो होता है, उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उसकी या उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है और एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रहों की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। उपग्रह जो होते हैं अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते। परिक्रमण काल बराबर कक्षा की जो परिधि है बटे कक्षीय चाल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता और उपग्रह जितना दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भू-अस्थायी उपग्रह। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उसका परिक्रमण काल पृथ्वी की परिक्रमण काल के बराबर होता है। भू-अस्थायी उपग्रह। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता भू-अस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। पलायन वेग क्या है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिए जाएं तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v0 जो होता है ये v0 बराबर होगा √g re तथा पृथ्वी तल से पलायन ve बराबर √g अर्थात ve=2v अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता। इसीलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना है अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा। दाब। दाब क्या है? दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते और दाब P बराबर होता है E/A F/A। दाब जो है दाब P बराबर होगा F/A। F है पृष्ठ के
लंबवत बल F और पृष्ठ का क्षेत्रफल A। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। तो दाब एक क्या है? दाब की बात किया जाए तो दाब एक अदिश राशि है। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम में भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। एक बार = 10⁵ न्यूटन के बराबर होता है। अर्थात एक बार बराबर किया होता है एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब ये कम होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से नापते हैं। बैरोमीटर से इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्व अनुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता तो वर्षा होने की संभावना होती। वही बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो यहाँ पर ये बात है कि जब इसकी सहायता से मौसम संबंधी हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना अधिक होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे बढ़ता तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उसी बिंदु की गहराई, द्रव घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण G के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो प्रेशर P बराबर होता है, प्रेशर P बराबर HdG। H क्या है? H है बिंदु गहराई और जो D है ये द्रव का घनत्व और G जो है ये है गुरुत्वीय त्वरण G का मान है। द्रव में दाब के नियम। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान रहता है। मतलब कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, प्रत्येक दिशा में। और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता और किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। तो द्रव दाब संबंधी जो पास्कल का नियम है ये हम
अब अगली क्लास में पढ़ेंगे तो पास्कल का प्रथम नियम, पास्कल के द्वितीय नियम और पास्कल के तृतीय नियम पर आधारित कुछ यंत्रों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएँ। तो चलिए आप इसका बार बार रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोटबुक्स में ज़रूर लिखिए और जब तक सारा कंप्लीट नहीं हो जाता ये सारी सीरीज चलती रहेगी 1 बाय 1 करके, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।